हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रीवियस ईयर सलूशन के अंदर 2023 का जो सेट फर्स्ट है उसका सलूशन मैंने अपलोड किया था, और उसके कुछ क्वेश्चंस के सलूशन मैं अपलोड किया था और कुछ क्वेश्चन के सलूशन रह गए थे। तो उसी क्रम में ये वीडियो है, पार्ट 2 है ये। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनका हम लोग यहाँ पर सलूशन देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल बाकी बच रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए धन्यवाद। उसी के रेफरेंस में दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इसको भी प्यार दीजिए आप लोग। और काफ़ी एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, लगभग हर चैनल से बेहतर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। क्वेश्चन 4 का सलूशन हमको देखना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन का प्रतिरोध 500 ओम है। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए हमें दो चीजें निकालनी है। क्या क्या? एक चालकता निकालनी है और दूसरी मोलर चालकता निकालनी है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 0.01 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन की चालकता कितनी है? 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है ना। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, क्लियर। देखिए यहाँ पे है, लिख रखा है आपके लिए कि 0.1 है ना, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन के लिए प्रतिरोध पेपर में दे रखा था क्वेश्चन में कि 100 ओम है। चालकता इसकी दे रखी थी 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स थी, है ना। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? आप पढ़े होंगे, सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध। तो देखिए इसकी चालकता दे रखी है कितनी? 1.29, तो आपने 1.29 रखा है ना। और इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है भाई? 100 ओम, तो आपने 100 रखा। और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें 2 जीरो हैं और इसमें 2 अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा, तो ये 129 बन जाएगा, है ना। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन के लिए सेल स्थिरांक जी स्टार बराबर होगा, ये तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला सेम है तो सेम रहना है, तो ये भी आपका हो जाएगा चालकता गुणे प्रतिरोध, है ना। अब सेल स्थिरांक आपने निकाला है कितना? 129, तो आप यहाँ पर रखोगे 129 बराबर चालकता और गुणे प्रतिरोध इसका 520 दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है। आगे देखिए इस 520 को जब इधर ले जाएंगे तो 129 के नीचे आएगा, तो चालकता यहाँ पे बच जाएगी। उसको मैंने यहाँ लिख लिया, चालकता अगर यहाँ लिखें तो चालकता बराबर हो जाएगा 129/520। ठीक, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0.248। ठीक है, तो 0.248 आ जाएगा। चालकता की वैल्यू इतनी आ जाएगी। देखिए यूनिट भी पीछे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो चालकता पूछी थी जो यहां से निकल गया, दूसरा पूछ रखा है मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता बराबर होता है चालकता बटे सांद्रता। ठीक है, तो चालकता का मान देखिए आपने कितना निकाला है? 0.248, तो आप यही रख दीजिए 0.248, है ना। और सांद्रता किस बिलियन का चाहिए? इसका चाहिए? नहीं, इसका तो ऑलरेडी दिया है, इसका चाहिए हमको, है ना। तो इसकी सांद्रता कितनी? 0.02 मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 0.02 गुणे 1000। क्यों डाल दिया यहाँ पे? ये देखिए 1000 इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स है। लीटर इनवर्स को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ना आप, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए 3 अंक पर दशमलव है ना, 2 4 8 से पहले इधर कितना है? इधर 3 अंक है, और यहाँ पे अभी देखिए 2 ही अंक है, तो इसके पीछे अगर एक और जीरो बढ़ा दें तो हो जाएगा 020, फिर 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे, दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा? 248 और बटे 2 के साथ 0 आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले जीरो को लिखने का मतलब नहीं होता है तो नहीं लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका 20
और ये गुणे 1000 जो था ये 10 के घात 3 लिख सकते हैं नीचे, और ऊपर जाएगा तो 10 के घात -3 हो जाएगा। आगे देखिए, इसको 2 से जब आप कैंसिल करोगे तो ये 2 से 10 बार कट जाएगा 20, और ये 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 124 बार में कट रहा है ना। तो ये तो आ गया 124 गुणे 10 में -3 है, और यहाँ 10 के घात 1 है। जब 10 के घात 1 को आप ऊपर भेजोगे तो -3 और यहाँ का +1 जाके -1 होगा, तो -3 और -1 मिल के कितने बनेंगे, -4। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई, इसकी यूनिट भी लिख दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इसके बाद चौथा का ये क्वेश्चन तो हो गया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ख जो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, तो ये तो स्टार मार्क्स दे दिया, मतलब इस बार सिलेबस में नहीं है, रिडंडेंट हो गया है, तो इसको छोड़ लेते हैं, है ना। आगे देखिए, बोला है निम्नलिखित कर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो देखिए कॉपी के अंदर तो मैं इसको नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि भाई इसको बुक से समझाएंगे, आप आगे देख पाएंगे। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो है आपको बुक से समझाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना था और टाइम जा रहा था, और वीडियो बनाने में के लिए, कंटेंट तैयार करने में, आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट तैयार करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो वो समय थोड़ा सा बचाया गया है, और मैं भी लगभग 12 घंटे क्लास लेने के बाद रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, है ना, 2023 में ही पूछा था। तो देखिए लिखा है, किसी भी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना देखिए ये 2 हैं, है ना, एक अल्फा हेलिक्स है और एक बीटा प्लीटेड सीट है। तो इन दोनों को यही स्ट्रक्चर बनाना था, इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ O था, फिर हाइड्रोजन था, ये जो स्ट्रक्चर बनाने थे, इसीलिए मैं इसको कॉपी में नहीं बनाया। खैर आप लोग देख लीजिए। अच्छा एक बात और है, प्रोटीन की केवल द्वितीयक संरचना ही नहीं, प्राथमिक द्वितीयक दोनों आप लोग पढ़िए, और संभव हो तो तृतीयक भी पढ़िए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, क्योंकि इसमें से कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा क्वेश्चन पूछा है। खैर समझते हैं। देखिए ये लिखा है अल्फा हेलिक्स संरचना, तो इसमें लिखा है कि इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्त पेज के समान मुड़ी होती है, जिसमें प्रत्येक एमीन अम्ल, ये देखिए ये इस तरीके से दक्षिणावर्त है ना, घूमी हुई है इस तरीके से, ये नीचे से जाएंगे तो इस तरीके से राउंड राउंड करके हेलिक्स। अच्छा ये जो घूम जाता है ना इस तरीके से गोल गोल, इस तरीके से कोई चीज घूमती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, यहाँ अल्फा हेलिक्स लिखा है ना। हेलिक्स का मतलब होता है अगर इस चीज को भी आप ऐसे ऐसे घुमा दें किसी भी चीज को, तो ये हेलिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये टर्न को हेलिक्स बोला गया, तो ये भी देखिए टर्न किया गया ऐसे 1 2 3 राउंड, तो इसी को हेलिक्स बोलते हैं। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखिए इसमें और लिख रखा है, इसका अवशिष्ट NH समूह कुंडली के आगे मोड़ पर स्थित C ये कार्बोनिल ग्रुप है, समझे ना। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। अल्फा हेलिक्स संरचना में 3 से 6 13 हेलिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव पर 3 से 6 अमीनो अम्ल अवशेष रहते हैं। हेलिक्स विभिन्न भागों में कार्बोनिल ग्रुप तथा एमीन NH समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध द्वारा 13 सदस्य का वलय बनाता है। ठीक, तो ये तो पहला हो गया इसका। और दूसरा देखिए बीटा प्लेटेड सीट। बीटा प्लेटेड सीट में लिखा है, इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में तथा एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा परस्पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आप इतना ही लिख दीजिए, इतना बहुत है। ठीक है, यहां से लेके और इधर ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से लेके इतना। तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ इसको। देखिए हाँ, यहाँ ले सकते हैं और अब यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे रख देते हैं साइड में। ठीक,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं ना। देखिए प्रोटीन की द्वितीयक संरचना तो हमने समझ ली, अब दिया है कि पेप्टाइड बंध क्या होता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन देखिए, इसमें चित्र नहीं था तो मैंने लिख दिया है, समझा भी देता हूं आप लोगों को। देखिए पेप्टाइड बंध क्या होता है। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध देखिए COOH समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह इसको आप कहते हो, COOH समूह तथा NH2 समूह मतलब एमीन समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। यानी इस समूह और इस समूह के बीच जो आबंध बनेगा उस आबंध को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बंध बोलेंगे। दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है या पेप्टाइड आबंध, यानी ये देखिए CO ये NH बनता है, इसी को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। ठीक है, इसी को हम अगर दिखाएं तो ये जो है ये हमारा क्या है, पेप्टाइड बंध। देखिए नीचे की संरचना में दिखाया गया है। देखिए ये NH2 CH2 COOH है, इसमें COH समूह है, COOH समूह, और इसमें देखिए NH2 CH CH3 है। ठीक है, NH2 CH CH3 और है COOH। ये इसमें से H2O रिलीज किया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए NH2 CH2 यही रहेगा और यहाँ पे CO आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक H हाइड्रोजन था ना यहाँ का, तो यहाँ का एक H, यहाँ देखिए ये OH जो है हम यहाँ लिखा दे रहे हैं, ये OH जो है और ये इसका एक H जो है, H और OH आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो ये H2O निकल जाता है, यहाँ देखिए माइनस किया गया है H2O, है ना। H2O निकालेंगे तो इधर देखिए ये अभिकारक में NH2CH2 है, उत्पाद में भी देखिए NH2CH2 है। ठीक, और ये COH में से OH तो निकल गया, तो बचा क्या, CO। तो यहाँ पे देखिए केवल CO है। ठीक है, और इस NH2 में का एक H इसके साथ चला गया, OH के साथ एक H इसमें था, एक और चला गया तभी ना H2 होगा। तो ये H2O बन गया, समझे। इसका एक H निकल गया तो बचा क्या, NH। तो देखिए केवल NH बचा और फिर बॉन्ड लगा, फिर बॉन्ड के बाद ये CH CH3 है, तो वही है देखिए CH CH3 और COOH, है ना। तो ये पूरी स्ट्रक्चर सेम है, ये जो संरचना है वही संरचना यहाँ पे लिखी गई है और इसके आगे ही जोड़ना है, इसको स्पेस नहीं था इसलिए ऐसे लिख दिया है। बस ये देखना है हमको कि इसमें जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये वाला सेम रह जाता है, इस COOH में से OH निकल जाता है और NH2 में से H निकल जाता है, तो OH और H मिल के H2 बना देते हैं। और जब H2 को निकाल देंगे तो यहाँ पर केवल बनेगा CO और यहाँ पर केवल बनेगा NH। तो देखिए CO और NH, है ना। तो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। आगे बोला है मोनोसैकराइड क्या होता है। ठीक है, मोनोसैकराइड। तो देखिए सबसे पहली बात तो सैकराइड होते क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना कार्बोहाइड्रेट, जैव अणु जो आपका चैप्टर है उसी के अंदर से पूछा है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं, एक मोनोसैकराइड, ठीक, और एक होता है ओलिगोसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो यहाँ पर केवल मोनोसैकराइड की बात की गई है, तो मोनोसैकराइड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसके विषय में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रखा है। देखिए मोनोसैकराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकराइड कहलाते हैं। उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज इत्यादि है। नोट करके हमने लिखा है कि लगभग 20 मोनोसैकराइड प्रकृति में ज्ञात है। ठीक है, देखिए मोनोसैकराइड का मतलब ये होता है ना कि इसे अन्य सैकराइडों में वापस नहीं तोड़ सकते हो आप। जैसे मान लीजिए स्टार्च है, स्टार्च डाइसैकराइड है, तो उसको दो हिस्सों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं, तो स्टार्च का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, यही देखिए लिखा है कि इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है मोनोसैकराइड का। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला हम लोगों को दे रखा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। ये बताना है भाई, एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को स्पष्ट कर देना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये तीन है, ये तीनों बहुत कॉमन है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाले चैप्टर में भी है, आगे वाले चैप्टर में भी है। तो एक बार इन तीनों को आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि इनसे कई बार मैंने देखा है सवाल बन रखा है। खैर, जो रीजन पूछा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यही है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक के प्रयोग से होती है। AlCl3 एक लुईस अम्ल है एवं एनिलीन क्षार है, अतः दोनों की अभिक्रिया से लवण बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एनिलीन है और ये AlCl3 है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये लवण बना देते हैं, इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक, अगर लवण का निर्माण नहीं हो पाता तब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट मिलता है, तब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देने में सक्षम रहता है। आगे उसके कुछ और रीजन लिख रखे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यह बेंजीन वलय को पुनः अभिक्रिया के लिए निष्क्रिय बना देता है, अतः एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, बात समझ आई होगी आप लोगों को, एक बार देख लीजिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है अपना, एनिलीन का हो गया। अब एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो एथिल एमीन है वो जल में H2O होता है, तो H2O में हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, तो जो भी हाइड्रोजन बंध बना लेगा वो जल में विलीय होगा, और जो हाइड्रोजन के साथ आबंध नहीं बना पाएगा वो जल में विलीय नहीं होगा। तो अगर आपको किसी भी चीज के संदर्भ में पूछे, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, किसी भी चीज के संदर्भ में अगर पूछता है कि जल में विलीय है कि नहीं, तो आप अगर थोड़ा सा बस इतना पता कीजिए कि हाइड्रोजन बंध बनाता है कि नहीं। अगर बनाता है तो जल में विलीय है, और नहीं बनाता है तो जल में विलीय नहीं है। देखिए इसमें लिखा है एथिलेमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण जल में विलीय है ना। किसके साथ? जल के अणु जो होते हैं उसमें H2O ही तो है, और हाइड्रोजन के साथ जो भी आबंध बनाएगा वो जल में विलीय हो जाएगा। ये देखिए ये एथिल एमीन है, ठीक है, ये एथिल हो गया C2H5 और एमीन NH2, तो एथिल एमीन हो गया ये। और ये H2O का देखिए HHO, H2O है, जल का अणु है, तो जल के अणु के साथ ये जो है ना ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसीलिए ये जल में विलीय हो जाता है। और एनिलीन के संदर्भ में देखिए, एनिलीन जल में बृहत हाइड्रोकार्बन भाग C6H5 के कारण अविलेय होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। ठीक, जो बनाएगा वो विलेय, जो नहीं बनाएगा वो अविलेय। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। देखिए भाई, तो ये तो हो गया, चौथे का कंप्लीट हो गया, पांचवें पाते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला है परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन है, ये 200 सेंटीमीटर उसका आयतन है, जली विलयन है, उसका वजन है 126 ग्राम, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान इतना है, ताप 300 केल्विन है, इस पर परासरण दाब निकालना है। ठीक है, तीन चीज इसमें दिया है। देखिए पहला दिया है परासरण क्या है, दूसरा परासरण दाब क्या है, और तीसरा ये सवाल। तो तीनों को कैलकुलेट किया गया है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत हुई है भाई, ध्यान से देखो इधर। देखिए सबसे पहले लिखा है परासरण क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन के विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है ना। निम्न सांद्रता से किधर, देखिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन बोला होगा, और बीच में कौन रहेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता के विलयन के विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, परासरण की परिभाषा हो गई। अब पूछा है परासरण दाब किसे कहते हैं, तो देखिए परासरण दाब क्या होता है भाई, किसी भी विलयन का परासरण दाब
उस बाह्य दाब के बराबर होता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। ठीक है, तो ये परासरण दाब की परिभाषा हो गई। आगे देखिए, जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में परासरण दाब पूछा था। परासरण दाब का सूत्र होता है, ये भार होता है, ये अणुभार होता है, ये आपका नियतांक है आर, ये ताप है, ये आयतन है। तो ये देखिए भार कितना दिया 126, तो 126 लिख दिए। आर का मान यहाँ पे लिखे हैं, आर का मान निश्चित होता है तो 0.083 होता है, तो इतना लिख दिए। ताप 300 सवाल में दिया था तो 300 केल्विन लिख दिए। और देखिए इसका अणुभार इतना दिया था तो अणुभार यहाँ पे लिख दिए। और साथ साथ एक चीज आपको समझने वाली है कि आयतन देखिए, इसमें आयतन कितना दिया है आपने 200, हमने लिखा है क्या कितना 0.2, तो कैसे लिखे हैं देखिए, ये 200 था, 200 को जब आप 1000 से भाग करिए, क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और यहाँ लीटर के रेफरेंस में देना रहता है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 2/10 आएगा। तो 1 जीरो है तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक, तो वही 0.2 डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये आप समझेंगे। आगे देखिए, ये वैल्यू है। अब इसी 0.2 से अब देखिए इसको काट दीजिए 0.2 से, है ना, या तो दशमलव हटाइए तो 1 अंक इसका दशमलव हटाएंगे तो 12.6 हो जाएगा, और 1 इसका हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। और 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6.3 आएगा। अगर यहाँ का भी दशमलव इसी के साथ हटा लिया जाए तो ये 12.6/2 होगा, और जब 2 से काटेंगे तो 6.3 आएगा। 6.3 गुणे 0.083 गुणे 300, इन तीनों का गुणा करिए। गुणा करने में देखिए आपको 156.87 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अणुभार कितना दिया 61.022, तो ये 61.022 यहाँ पे आ जाएगा, और इससे भाग दीजिए तो 2.57 ग्राम आएगा। इसको वापस आयतन में कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 10⁻³ भी आएगा, तो 2.57 गुणे 10⁻³। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग जब इसका, आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस पेपर तो होगा ही, इसमें आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसका आंसर 30 कुछ दिया है, देखिए, है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी 30 नहीं है, 60.38 है। खैर आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि ये कैलकुलेट करने पर उतना नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार इसे। खैर इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत मिसप्रिंट भी है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखते हैं, तो यहाँ पे तो मैं लिखा ही नहीं हूँ रासायनिक अभिक्रिया का वेग। हाँ, एक ऑप्शन से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए हमारे कोचिंग का नोट्स है ये, मैं अपने कोचिंग में बच्चों को नोट्स बना के ऐसे प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये कोचिंग का नोट्स है, वो उससे आपको समझा देते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले अभिक्रिया का वेग, होने वाले अभिक्रिया का वेग कहते हैं, होने वाले परिवर्तन, यहाँ पे एक चीज लिखने, होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर मोल सेकंड इनवर्स, या फिर एटम टाइम इनवर्स यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया का वेग सूत्र क्या होता है। अभिक्रिया का वेग सूत्र बराबर होता है उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। क्रिया कारक का मतलब वही अभिकारक, ठीक है, उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग इतना लिख देंगे। आगे बढ़ा जाए, ये नोट्स है, काफी अच्छे से बना रखा था बच्चों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है हम लोगों ने, ये कर लिया रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब देखते हैं राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, देखिए लिखिए, लिखा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला होता है P - P0/P = N1/N1 + N2, जहाँ P क्या है
विलायक का वाष्प दाब, P0 क्या है, विलयन का वाष्प दाब, N1 क्या है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, N2 विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक, तो ये भी देख लीजिएगा। नियम का मुख्य बात यही है सिर्फ कि किसी विलयन का वाष्प दाब जो है वो आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, के बराबर होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। अगला बोला है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, है ना। ग का पहला, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसे कैसे समझा जाए भाई? अब देखिए, इसके लिए भी लिख रखा है कि संक्रमण धातुएं इनमें अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में उत्तेजित होकर चले जाते हैं तथा दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करके प्राप्त होते हैं, जिस कारण ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ आया कुछ? देखिए, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। लिखा है संक्रमण धातु, इसमें संक्रमण धातुएं होती क्या है? जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S P D F, तो डी कक्षक जिसके अपूर्ण होते हैं उसे संक्रमण धातुएं कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जिसे आप कहते हो सामान्यतः, है ना। ये रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करती है? तो डी ऑर्बिटल, एक पेज लेना पड़ेगा मुझे, रुक जाइए एक मिनट, एक पेज लेके मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में क्या बात होती है। देखिए, होता क्या है ना कि जो डी ऑर्बिटल होता है, ऐसे डी ऑर्बिटल में 5 उपकोष, 5 कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 होता है। ये ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये ट्रांजिशन में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो 2 ऊपर चले जाते हैं और 3 आपके नीचे रह जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका रह जाता है, इसको बोलते हैं T2G, एक मिनट, और इसको बोलते हैं, ये निम्न स्तर है। ठीक है, निम्न कह सकते हैं, और ये आप कह सकते हैं उच्च स्तर है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका नाम px है, py है, pz है। ठीक है, इसका px स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका pxy है। तो इसके पांचों के अलग अलग नाम है, इसके इसके इसके, और ये टोटल 5 होते हैं, 5 में बढ़ते हैं। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये माइग्रेट करके इसमें जाता है। तो जब माइग्रेट करके जाता है तो जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के कारण ये कलरफुल दिखता है। ठीक है, उसी की वजह से ये रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेता है और उसके पूरक रंग को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये रंगीन दिखाई देता है। अब तो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या दिया है हम लोगों को। अगला दिया है संक्रमण धातुएं तथा ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अब देखिए, ये भी रीजन लिख रखा है कि अधिकतम संक्रमण धातु जो होती है ना, देखिए अधिकतम संक्रमण धातु जो होती है तथा यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसके N-1 डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अगर है तो अनुचुंबकीय लक्षण रहेगा। जिस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ही ज्यादा होगी वो उतने ही अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अच्छा, ये हमेशा नहीं बढ़ेगी भाई, 1 से लेके 5 तक बढ़ेगी और 5 के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से 5 तक बढ़ेगी, फिर 5 के बाद घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से इनके लक्षण कैसे होंगे? अनुचुंबकीय होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इनका नाम लिखिए। तो देखिए IUPAC नेमिंग तो इनका मैंने कर दिया है,
लेकिन इसको ना समझाने के लिए कम से कम 20-30 मिनट का टाइम चाहिए कि किस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं, कैसे हम इसमें लिगेंड का नाम लिखे हैं, आयन क्या है, प्रतिआयन क्या है, समन्वय मंडल क्या है, समन्वय संख्या क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और ये सारी चीज़ें कैसे लिखी गई हैं, इसको समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग कहोगे तो हम इसका एक वीडियो ज़रूर बना देंगे 20-30 मिनट का, जिससे आपको नाम रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए खैर जो लिखा है उसे समझ लेते हैं। देखिए CrCl2 En का होल ट्वाइस और फिर Cl। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करने से बच रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्योंकि समय हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, अगर इस पर दे देंगे तो फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मजबूरी में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन न करके केवल नाम पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए CrCl2, क्लोरीन कितना है, 2 है ना, तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरो। फिर En का 2 है तो इसको एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं, तो डाई क्लोरो एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। और उसके बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर कौन है, Cr है, तो क्रोमियम, और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 3 आएगा। तो वही डाई क्लोरो एथिलीन डाई एमीन क्रोमियम थर्ड, और लास्ट वाला जो ये बचा है क्लोरीन, इसको लास्ट में लिखते हैं तो लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड, ठीक। आगे देखिए अगला है CsFeCl4, ठीक है। तो Cs का Cgm होता है तो लिखा है Cgm। अच्छा देखिए क्लोरीन जो Cl4 है वो कितना है, 4, तो 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा, और क्लोरीन के लिए क्लोरो तो टेट्रा क्लोरो। Fe को लिखते हैं फेरेट, और इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो फेरेट थर्ड, ठीक। ऐसे इसमें देखिए K3CO C2O4 और 3, तो K क्या है भाई, पोटेशियम है, तो हमने लिख दिया पोटेशियम। ये इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो कितना है, 3 है, तो इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। और ये CO क्या है, कोबाल्ट, तो हम लिखेंगे कोबाल्टेट, और इसका भी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे 3, तो कोबाल्टेट थर्ड लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए CuCl3 NH3 पे होल 3, इसमें लिखा, इसमें कोबाल्ट है तो हमने लिख दिया कोबाल्ट। क्लोरीन कितने हैं, 3, तो ट्राई क्लोरो। NH3 कितने हैं, 3, तो ट्राई एमीन। अमोनिया NH3 अमोनिया है तो ट्राई अमोनिया, ठीक है। चलिए भाई ये तो 5वें तक खत्म हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए छठवें का क सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण, ये तो स्टार मार्क कर दिए, छोड़ देते हैं इसको भी छोड़ देते हैं। ख पे आते हैं, ठीक है। ख पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ये तो भाई 5 नंबर ये बोनस का होता है, सबसे आसान ये रहता है, अगर आ जाए तो 5 नंबर मिल जाए, है ना, बहुत सिंपल होता है। कैसे, अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए, कर ही रहे हैं। देखिए इधर मैंने बना रखा है, ठीक है। खैर उस पर नहीं, इस पेज के हिसाब से समझते हैं, एक एक को पढ़ के तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए इसमें पहला क्या लिख रखा है, पहला लिख रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन लिखा है ना। तो लास्ट वाले को बस पकड़िए, पेंटेन में कितना कार्बन होता है भाई, 5 कार्बन, है ना। तो आप यहाँ पे 5 कार्बन बनाइए, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिया। उसके बाद देखिए बोला है 2 क्लोरो, ये पेंटेन बोला ना, तो एन है ना, बाद में एन है, एन का मतलब है कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सब में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, है ना, हर जगह कैसा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल। अब इसमें नाम रखते हैं पहले, देखिए इसमें बोला है 2 क्लोरो 3 मेथिल, तो अगर काउंट कर लीजिए शुरू से ही, तो दूसरा वाला कौन है, अगर पहले से गिने तो दूसरा ये है, तो इस पर क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरो बोला ये, तो 2 क्लोरो हो गया। यहाँ पे देखिए 2, दूसरे पे क्या जोड़ दें, क्लोरो, और तीसरे पे क्या जोड़ दें, मेथिल। तो ये पहला था, ये दूसरा है, तीसरा कार्बन है, तीसरे पे मेथिल जोड़ दीजिए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए कोई भी कार्बन जो होता है ना, वो 4 आबंध बनाता है, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है
वो उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसका तो इस तरीके से ये बनता है 2 और 4। तो बाद में कितने हैं 4। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 4 आबंध बनाएगा। तो कार्बन 1 आबंध पहले ही बना चुका है और यहाँ कितने और बनाएगा 3 और। तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया। ये देखिए ये वाला कार्बन 3 बंध पहले बना चुका है और टोटल बनाते कितने कार्बन 4। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, बैलेंस हो गया। इसमें देखिए ये भी कितने बंध बना लिया 3 बना लिया है, बनाते कितने हैं 4। तो भाई कितना और बना ले 1 और बना ले 4 हो जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस वाले कार्बन को देखिए ये 2 बॉन्ड बनाया है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। देखिए 4 कंप्लीट हो गया ना। इसमें ये 1 ही बनाया है तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, ये संरचना पूरी हो गई। ये जो इन्होंने पहला बोल रखा था 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, ये कंप्लीट हो गया। समझ आया। चलिए दूसरे पाते हैं। दूसरा बोला है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, है ना। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट, ब्यूट शब्द आ गया ना। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन पहले बनाइए ब्यूट के हिसाब से। फिर देखिए लिखा है 2 इन, मतलब दूसरे पर ना, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो चाहे इधर से गिन लीजिए दूसरा वाला, चाहे इधर से गिन लीजिए दूसरा वाला, और जो दूसरा हो उस पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो हम ना पहले से गिनना है, तो पहला दूसरा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखिए कि इन कहाँ लगाना है दूसरे वाले पे। तो पहला और दूसरा, तो दूसरे इन है मतलब दूसरे पे डबल बॉन्ड। समझ गए। अब बाकियों पे सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ देखिए 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन तो हमने बना लिया है। अब पहले और चौथे पे डाई ब्रोमो मतलब 2 बार ब्रोमो लगा है, कहाँ कहाँ, पहले पे या चौथे पे। तो अगर इसको पहला कार्बन माने तो इस पर ब्रोमीन हमको जोड़ना पड़ेगा। और ये पहला हो गया तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा। सवाल में बोला है देखिए 1 और 4, तो इसलिए चौथा पर भी हमें Br जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग 1,4 डाई ब्रोमो है, तो पहले पर और चौथे पर दोनों पर डाई ब्रोमो लगा दिया। अब बैलेंस कर दीजिए, ये 2 बॉन्ड